हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मलुका एस। डेली 6 PM के हमारे आंसर राइटिंग के डिस्कशन में आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पेपर 2 के हिसाब से, पेपर 1 के हिसाब से भी कुछ हद तक हमें न्यूज़ में आता हुआ नज़र आता है जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, नेशनलिज्म या फिर मल्टीकल्चरलिज्म की हम बात करते हैं। स्पेशली हमारे पेपर 2 के कंटेक्स्ट से काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत से देशों का दौरा करते हैं और वहाँ पे जब भी वो जाते हैं तो वहाँ की जो हमारी रहने वाली, हमारे देश की रहने वाली जो वहाँ पे NRIs है, PIO है, OCI है या फिर स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। उनका क्या रोल रहा है इंडिया के पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पर, कल्चरल एक्सचेंज के बेसिस पर भी। तो ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है या फिर नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है हमारे इंडियन डायस्पोरा का। और अगर इंडियन डायस्पोरा की हम बात करें तो अभी रिसेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के हिसाब से अगर बताया जाए तो लगभग 32 मिलियन इंडियन पीपल जो है वो ओवरसीज या फिर बाहर रहते हैं। तो इतने ज़्यादा पैमाने पर अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे जो ये इंडियन डायस्पोरा है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के इंटरेस्ट के हिसाब से भी, कल्चरल एक्सचेंज के हिसाब से भी। तो ये जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म को, मल्टीकल्चरलिज्म को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव भी डाल रहा है। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक को लेने का मतलब ये था कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस हम जो मनाते हैं, अभी रिसेंटली 2023 में 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को हमने एक तरीके से एड्रेस किया था, जिसकी थीम जो थी वो थी कि अभी अमृत काल को हम एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 2047 यानी 2047 तक के हमें अमृत काल को एक तरीके से तैयार करना है, एक तरीके से हमारा विजन है। तो 2017 की थीम ही पर्टिकुलरली अमृत काल के लिए इन डायस्पोरा का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके उनका बेनिफिट हो सकता है। सो रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल, इस प्रकार का इस बार का 17 प्रवासी भारतीय दिवस जो हम हर साल 9 जनवरी ऑन द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी जी, जो 1915 में भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, तो उनके उस दिन पर मनाया जाता है। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है, इसका क्या परिणाम रहा है नेशनलिज्म पर एज वेल एज द कल्चरिज्म पर, इन सारे एस्पेक्ट को आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार के हमारे डेली इनिशिएटिव का फ़ायदा ले रहे हैं, आप सभी भी इसका लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक कि ये हमारा जो इनिशिएटिव ये स्प्रेड कीजिए, ताकि आपका बेनिफिट 2024 के मेंस के हिसाब से जितने भी पेपर 1 से लेकर पेपर 4 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एरियाज और क्वेश्चंस है, उन सभी को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। डिस्कशन के पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है। मलुका एस के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप सभी के लिए लिया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है पढ़ाई के वक्त, एक मनी मैटर आ जाता है कि पैसों की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो मलुका एस ने वो जो 50-60 हज़ार रुपए की जो ऑनलाइन फीस होती थी, उसको घटाकर सिर्फ 8,999 प्लस GST कर दिया है। सो ये जो 8,999 प्लस GST है, ये बहुत ही मिनिमम फीस है, जिसमें साल भर का 2024 के GS प्लस NCERT प्लस टेस्ट सीरीज एज वेल एज मेंटोरशिप और करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपकी उसमें कॉम्प्रहेंसिवली कवर अप की जाएंगी। सो डू एनरोल दिस पर्टिकुलर कोर्स, और एश्योर्ड सक्सेस के लिए आपको ज्वाइन करना है। जितने भी इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी, आप जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अपने नाम को एनरोल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए फॉर द एश्योर्ड सक्सेस। अब आते हैं हम आज हमारे डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन जो था उसके कंटेक्स्ट को हम पहले समझेंगे, क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की, उसको भी हम समझने के बाद उसमें पॉसिबल इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में आपका आंसर किस प्रकार से डिजाइन करना है, इसको भी देखेंगे। अब ये जो डिस्कशन है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंग्लिश, उसके साथ साथ हिंदी, उसके साथ साथ आपको पंजाबी में भी ये अवेलेबल किया जा रहा है। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है, ये जो लिंक है ये आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुका एस, इस पर मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो हम ये PDF डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ एक मॉडल आंसर आपको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में। ये मॉडल आंसर जो है क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा
PDF फॉर्मेट में उसी टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा ऑन इन्फ्लुएंसिंग नेशनलिज्म विद इन इंडिया इज नॉट अ रिसेंट फिनोमिनॉन caused by the advent of the social media but has existed from the time of India's independence। उसको हमें करना था elaborate, यानी भारत के भीतर राष्ट्रवाद को प्रभावित करने में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव सोशल मीडिया के आगमन के कारण हुई कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की आज़ादी के समय से ही अस्तित्व में है, और इसको हमें विस्तार से बताना था। एक तरीके से क्वेश्चन क्या डिजाइन कर रहा है, क्वेश्चन एक तरीके से ये बता रहा है हमें कि जो हमें प्रवासी भारतीय यानी इंडियन डायस्पोरा जो हमें अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलता है, ये जो फिनोमेनॉन है ये आज ही सोशल मीडिया की वजह से जिस तरीके से सामने आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी उन डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, तो यह हाल ही की घटना नहीं है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे बहुत से भारतीय जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे थे, वो चाहे US है, यूरोप है, कैरिबियन देश है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे बहुत से हमारे भारतीय देश रह रहे थे। उसके साथ साथ जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सिंस इंडिपेंडेंस भी इस प्रकार का डायस्पोरा जो है वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आज की तुलना में हम देखते हैं कि लगभग 32 मिलियन पीपल जो है इंडियन डायस्पोरा जो हमारा आउटसाइड रह रहा है। तो ये जो है आंकड़े हमें बताते हैं कि ये आंकड़ा अभी का नहीं है, ये सालों से, इवन हम कह सकते हैं कि जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, फिर माइग्रेशन की बात करते हैं, इमिग्रेट्स जिसको हम कहते हैं, तो ये लगभग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलता है। IVC आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं कि देयर वेर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेवरल ट्रेड रिलेशंस विद द कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस आल्सो, जिसमें हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, इवन इजिप्ट की सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। इसके साथ हमारे काफ़ी हद तक ट्रेड रिलेशन जो व्यापारी संबंध हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो उस दौरान हमें माइग्रेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह, यानी वर्कर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान भी आप सबको अगर आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग, तो यूरोपियंस जब हमारे देश में आते हैं उसमें ब्रिटिशर्स थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, डेन्स थे, फ्रेंच थे, इस प्रकार के अलग अलग जो आते हैं, ये भी अपने साथ, ब्रिटिशर्स भी अपने साथ कहीं ना कहीं यहाँ के जो लेबर्स थे उनको प्लांटेशन के लिए ब्रिटिश कॉलोनीज में एक तरीके से लेकर जाता है। अब ब्रिटिश कॉलोनीज वो चाहे अफ्रीकन रीजन में थी, साउथ अफ्रीका रीजन में थी पर्टिकुलरली, है ना, अलग अलग जगहों पे इन कैरिबियन देश थे, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज थी, यहाँ पे हमारा बहुत से जो एंडेंजर्ड लेबर्स उनको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कहते हैं, ये कहीं ना कहीं माइग्रेट हो रहे थे। और आज हम देखते हैं कि उनकी पीढ़ी वहाँ पे अभी भी रह रही है। तो ये जो हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है ये करंट फिनोमेनॉन है नहीं, ये बहुत सालों से होता हमें नजर आता है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंडियन डायस्पोरा जो हमें देखने को मिलता है बाहरी देशों में, उसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म। और इसी कंटेक्स्ट को आपको पहले इन शॉर्ट डिस्कस करना है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म है क्या। लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म है क्या? पर्टिकुलरली एक प्रकार का, इस प्रकार का एक पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस का एक ट्रांजिशनल फेज, जहाँ पे जो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, जिनका माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्रीज, इनका कहीं ना कहीं होमलैंड के साथ एक जो रियल और इमेजिन बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑन द नेशनलिज्म ऑफ द होमलैंड कंट्री, दैट इज इंडिया। क्लियर पॉइंट। उसके साथ साथ अगर हम डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर पार्टिसिपेशन की अगर हमने बात की, तो लगभग इनका पार्टिसिपेशन इंडियन डायस्पोरा का, वो चाहे वोटिंग प्रोसेस में हो, वोटिंग के कंटेक्स्ट से हो, वो चाहे फंडिंग या फिर सपोर्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज हो, इस प्रकार से अलग अलग चीजों पर हमें इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। आज भी हम देखते हैं उस तरीके से। मल्टीकल्चरलिज्म आप सभी को पता है, मल्टीकल्चरलिज्म ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन। सो मल्टीकल्चरलिज्म हमें सबको पता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कंट्री में अगर अलग अलग कल्चरल इथनिसिटी से, कल्चरल या फिर इथनिक या फिर डिफरेंट कल्चर्स के लोग अगर रह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीकल्चरल्ड सोसाइटी। तो ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये भी कहीं ना कहीं हमें इंडियन डायस्पोरा के कंटेक्स्ट से बाकी देशों में भी तैयार होता हुआ नजर आता है। क्लियर है पॉइंट। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं इंडियन माइग्रेशन की, तो इस 32 मिलियन पॉपुलेशन में भी, जिसको हम लगभग 3.2 करोड़ कहते हैं,
और उसके साथ साथ अगर इसमें स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन अगर डाल दी जाए जो कि एजुकेशन के पर्पज से अलग अलग कंट्रीज में गए हुए हैं, तो ये लगभग 4.7 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। तो इतने ज़्यादा पैमाने पर इंडियंस जो है बाहरी देशों में रहते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन नेशनलिज्म एज वेल एज द मल्टीकल्चरलिज्म पर होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसलिए ये कहना कि सवाल उठकर सामने आ जाता है कि ये रिसेंट फेनोमेनॉन है नहीं, और रिसेंट फेनोमेनॉन है नहीं तो इसका फिर प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है सिंस इंडिपेंडेंस ऑन द इंडियन नेशनलिज्म एज द मल्टीकल्चरलिज्म। क्लियर पॉइंट? तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, उसके साथ साथ फिर स्टार्ट कीजिए विद द मल्टीकल्चरलिज्म। तो यहाँ पे देखो आप सभी को स्क्रीन पर अप्रोचेस पर्टिकुलरली मेंशन किए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय इन 4 अप्रोचेस के थ्रू जाना है। सबसे पहले चीज आप लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, उसके साथ साथ मल्टीकल्चरलिज्म को पहले तो डिनोट करोगे। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, क्या महत्व रहा है इंडियन डायस्पोरा का, अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिसमें हम पर्टिकुलरली बताओगे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से किस प्रकार का एक तरीका का रोल रहा है, इवन इसका इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर भी कुछ हद तक प्रभाव रहा है। बहुत से ऐसी पार्टीज हमारी बनी थी, बहुत से ऐसे सपोर्टिव विंग्स हमारी बनी थी जो बाहरी देशों में रह रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान। गदर पार्टी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सैन फ्रांसिस्को में बनी हुई पार्टी अलग एक एग्जाम्पल है। अलग अलग लेवल पर है, इंडियन नेशनल आर्मी है, तो अलग अलग लेवल पर इस प्रकार का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं हमारा देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली अगर हमने बात की तो आज भी सिंगापुर और इस प्रकार के मलेशिया देशों में 20 लाख से भी ज़्यादा हमारी इंडियन पॉपुलेशन रह रही है, रिसाइड कर रही है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है वहाँ के लोकल इकोनॉमी में भी, एज वेल एज उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस प्रकार से एक्सटर्नल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। उसका परिणाम बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी हो रहा है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन हम फेस कर रहे थे उसको भी हमने कुछ हद तक काउंटर किया है। क्लियर पॉइंट? तो ये एस्पेक्ट्स जनरली आपको पॉलिटिकल हिसाब से और इकोनॉमी एस्पेक्ट्स आपको क्या करना है, कवर अप करने की। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा है इनका, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में और चीज़ आप लिख सकते हो कि हर 5 साल बाद जो हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होते हैं, इवन स्टेट इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं इन डायस्पोरा का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो चाहे पॉलिटिकल फंडिंग की हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज को जो अलग अलग प्रकार की फंडिंग आती है फॉरेन कंट्रीज से, ये अलग अलग लेवल पर हमें फंडिंग असिस्टेंस देखने को मिलता है। क्लियर वन? उसका परिणाम इंडियन नेशनलिज्म पर भी होता नजर आता है। कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड, वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या फिर पर्टिकुलर भूमिका को, पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है, तो उसका परिणाम भी हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म पर भी होता है, और मल्टीकल्चरलिज्म पर भी तो वहाँ पे भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। क्लियर पॉइंट? तो आपको पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस लिखना है, उसके बाद फिर उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ है उसको आप हाईलाइट करोगे सिंस इंडिपेंडेंस, और सिंस इंडिपेंडेंस के साथ साथ फिर रिसेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे क्या करोगे, कोट करोगे, और कंक्लूड करना आपको आंसर्स पर्टिकुलरली कि इस प्रकार का डायस्पोरा जो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, एक तरीके से वो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री ऑन द फॉरेन लैंड पर्टिकुलरली। क्लियर है? तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान देना कि सबसे पहले ये बात बताने के बाद, यानी मल्टीकल्चरलिज्म और लॉन्ग डिस्टेंस मल्टी नेशनलिज्म को बताने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमने अभी कहा 32 मिलियन पॉपुलेशंस कहीं ना कहीं रिसाइड कर रहे हैं। उसमें से भी अगर देखा गया तो यूएस है, यूएई है और सऊदी अरेबिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जो गल्फ कंट्रीज में स्पेशली लेबर के फॉर्म में, और यूएसएस में अलग अलग एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में भी, प्रोफेशनल फॉर्म में भी। क्लियर? उसके साथ साथ अब देखो लीगल रीजंस अगर देखें पर्टिकुलरली कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड सच टाइप ऑफ इंडियन डायस्पोरा रिसाइडिंग आउटसाइड द कंट्री, और उसके परिणाम क्या है, रीजंस अगर हमने देखे तो ये लेगेसी जो है कॉलोनिज्म वाली लेगेसी, अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉलोनिज्म के दौरान ही हमें इस प्रकार की माइग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, लेगेसी ऑफ कॉलोनिज्म इसलिए उसको कहा जाता है। सेकंड पॉइंट यू कैन कोट दैट इज अ पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार का पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन है। किस प्रकार का? कुछ पॉपुलेशन एजुकेशन के पर्पस से माइग्रेट हुई है, कुछ अपने काम की वजह से, वर्कर्स जो है, लेबरर जो है उस फॉर्म में माइग्रेट हुए, कुछ प्रोफेशनल एक तरीके से जो है वो माइग्रेट हुए। इस प्रकार से अलग अलग लेवल पर हमें माइग्रेशंस देखने को मिलता है। वो चाहे आप NRIs लीजिए, वो चाहे आप PIO कार्ड होल्डर्स लीजिए, वो चाहे OCI कार्ड होल्डर ले रही है ना, अलग अलग लेवल पर हमें इस प्रकार के माइग्रेशंस देखने को मिलता है। क्लियर पॉइंट?
अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। जब आप इम्पैक्ट लिखोगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हो इसका, इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने देखा है, इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकंड चीज उसका इम्पैक्ट हुआ है कि ये जो इंडियन डायस्पोरा इन्वॉल्व रहा है सब नेशनलिस्ट और इथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट पर, सब नेशनलिस्ट और इथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट पर इनका काफी हद तक प्रभाव रहा है। उसके साथ साथ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज रहे हैं, they acted as a bridge as well as the mediator for India's security as well as the economic growth। क्लियर है पॉइंट। उसके साथ साथ और इम्पैक्ट लिख सकते हो कि they emerge as a strong financial funders to the political parties also in the recent years। तो ये अलग अलग लेवल पर उसका इम्पैक्ट क्या है आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करें इंडियन डायस्पोरा के वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 की, इसका भी आप जिक्र कर सकते हो। दिस इज एन एडिशनल पॉइंट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ये जो रिपोर्ट बनाया गया था, इसने कहा कि इंडिया जो है होल्ड करता है लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के बाद फिर है मैक्सिको, उसके बाद फिर है रशिया एंड देन कम्स द चाइना। क्लियर है पॉइंट। 17 प्रवासी भारतीय अभी हमने जिक्र किया, उसका भी आप जिक्र कर सकते हो। और एट दी एंड अब आते हैं हम वे फॉरवर्ड की तरफ। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस आंसर का? वे फॉरवर्ड शुड बी हियर पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये जो इंडियन डायस्पोरा हमारा ये मल्टीकल्चरलिज्म इंडियन नेशनलिज्म पर तो प्रभाव कर रहा है, उसी तरीके से ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह भी अभी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर एक्टिंग लाइक अ नॉन स्टेट एक्टर्स। और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो, अलग अलग लेवल पर हमें इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ दे आर एक्टिंग एज अ स्ट्रेटेजिक असेट। स्ट्रेटेजिक असेट यानी इंडियन डायस्पोरा एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक असेट ही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की फंडिंग, वो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, अलग अलग प्रकार के एमएनसीज इंडिया में कहीं ना कहीं अपने प्लांट्स को ओपन करती रहे, जिसकी वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंश्योर हो पा रहा है। उसके साथ साथ दे आर एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, दे आर एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया ऑन द फॉरेन लैंड। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि इंडिया शुड फोकस with a multi-pronged approach on the Indian diaspora residing outside, as well as there should be a policy more liberal as well as the effective policies for the Indian diaspora also, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लैंड के साथ अटैच तो रहेंगे, वो चाहे कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, उसके साथ साथ जो सेंटिमेंट्स है वो भी बने रहेंगे, और साथ में इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप? एंड कर सकते थे। ठीक है। अब आते हैं मॉडल आंसर की तरफ जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो एरियाज हमने कवर अप किया आज के डिस्कशन में, वो सारे के सारे एरियाज जो है इस मॉडल आंसर में प्रोवाइड किए गए आपको, जो आपको एक रेफरेंस की तरह यूजफुल रहेंगे। तो ये जो मॉडल आंसर है अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाइस। सो आज के डिस्कशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू और पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कवर अप किया। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस डिस्कशन को भी आप दोबारा देख सकते हो, इवन इस PDF फाइल को भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, और मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ और क्वेश्चन के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।